मांग की लोच। आज हम करेंगे मांग की लोच। पीछे हमने मांग फलन पढ़ा था कि डी यानी डिमांड यानी मांग किसका फलन है, पी यानी कीमत का, पी आर यानी संबंधित वस्तु की कीमत का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी यानी टेस्ट यानी रुचि और प्राथमिकता, वाई यानी इनकम यानी आय, ओ यानी आदर्श यानी अन्य, जिसमें हम क्या लेते हैं, जलवायु भी लेते हैं, सरकार की नीति भी लेते हैं, जनसंख्या भी लेते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाले इन संख्यात्मक तत्वों में जब परिवर्तन होगा तो इस मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, ये होगी मांग की लोच। समझ आ गया मांग की लोच क्या है, कि ये मांग को प्रभावित करने वाले इन संख्यात्मक तत्वों में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, ये मांग की लोच है। अब मांग की लोच कितनी तरह की है, मांग की कीमत लोच, मांग की आड़ी लोच, मांग की आय लोच। मांग की कीमत लोच क्या है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, यह है मांग की लोच जो +2 के सिलेबस में है। दूसरा है मांग की आय लोच, आय में प्रतिशत परिवर्तन होने से मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तीसरा है आड़ी लोच, ये क्या है, संबंधित वस्तु की कीमत से संबंधित है, जिसमें 2 वस्तुएं होती है, स्थानापन्न पूरक ये वस्तुएं होती है। तो ये क्या कहेगी कि एक वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस में है मांग की कीमत लोच। दोबारा बताती हूँ, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये कहलाती है मांग की कीमत लोच, जिसे हम ED से दिखाते हैं। इसके आगे हमने माइनस का साइन लगाया है क्योंकि कीमत और मांग में हमेशा उल्टा संबंध होता है। ये देखो, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा में वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ये इसका है फॉर्मूला। अब देखो, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं, मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग गुणा में 100। और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं, कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत गुणा में 100। 100 से 100 कट गया, हमारे पास आ गया डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P। माइनस का साइन है आगे। ठीक है, ये माइनस का साइन हम यहाँ भी रखते हैं। अब ये देखो डेल्टा Q अपॉन Q, अब इसे हम ऊपर लाएंगे तो डिवाइड का साइन लगा देंगे, डिवीजन का साइन, ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P। अब फिर यहाँ आगे करते हैं माइनस डेल्टा Q, ये एज इट इज रह गया, और ये इस डिवीजन के साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, P ऊपर हो गया और ये क्या हो गया डेल्टा P। ठीक है, अब हम सिमिलर टर्म्स को एक जगह रख लेते हैं, माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो कीमत 10 रुपये है तो मांग 5 इकाई है, कीमत 5 रुपये है तो मांग 10 इकाई है। तो अब इसमें देखो मांग में परिवर्तन कितना है, 10 माइनस 5, 5 हुआ, और प्रारंभिक मांग कितनी है, 5। अब इसमें देखो कीमत में परिवर्तन कितना है, 5 माइनस 10 माइनस 5, और प्रारंभिक कीमत कितनी है, 10। अब ये फार्मूला हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये क्या हो गया 5 अपॉन माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 5। ठीक है, वैल्यू पुट करने पर, क्योंकि डेल्टा Q 5 है, डेल्टा P माइनस 5 है, P हमारा 10 है और डेल्टा P 5 है। आगे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि इन दोनों में मांग और कीमत में उल्टा संबंध है। ठीक है, अब ये देखो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 2 जा 10, 2 आ गया, यानी इकाई से अधिक। ये हमारा आ गया मांग में कीमत लोच। अब आता है हमारा मांग की कीमत लोच की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। ठीक है, कितनी तरह की है ये मांग में कीमत लोच, कितनी तरह की है ये मांग में कीमत लोच। अब ये देखो, ये हम देखेंगे, मैं एक एक को विस्तार से बताऊंगी। ये अब हम करेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियां देखो क्या है, पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक है, फिर पूर्णतया बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग। ठीक है, ये देखो पूर्णतया लोचदार मांग।
ये देखो पूर्णतया लोचदार मांग क्या है कि ये OX एक्सिस के समांतर है, ठीक है। इसमें कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर मांग में अनंत गुना परिवर्तन हो जाएगा। कीमत OP है, फिर भी मांग OQ होगी, फिर OQ1 होगी, यानी कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया तो अनंत गुना परिवर्तन हो जाएगा। ये होता है अनंत। इसमें क्या है, ये मांग वक्र OX एक्सिस के समानांतर है, ठीक है, OX एक्सिस के समानांतर। और ये देखो, ये स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता में पाई जाती है। ये अनंत का साइन है हमारा। दूसरी हमारी है पूर्णतया बेलोचदार मांग। बेलोचदार देखो, ये OY एक्सिस के समांतर है। इसमें कीमत में कितना ही परिवर्तन करो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कीमत OP से OP1 होगी, लेकिन मांग सिर्फ OQ ही है, ठीक है। इसमें क्या होती है, मांग की लोच 0, ठीक है। अब आता है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग में क्या है, जितना कीमत में परिवर्तन करोगे उतना ही मांग में परिवर्तन होगा। कीमत PP1 बढ़ी है तो मांग QQ1 घट गई है, ठीक है। ये मांग क्या है, ये देखो QQ1 घट गई है ये तुम्हारी, ठीक है। जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या होगी, इकाई लोचदार मांग। अब आता है इकाई से अधिक लोचदार मांग। ये देखो, इसमें क्या है, जितना कीमत में परिवर्तन होगा मांग में परिवर्तन उससे ज्यादा होगा। कीमत PP1 बढ़ी है तो मांग QQ1 घट गई है। देखो, कीमत में परिवर्तन PP1 है और मांग में परिवर्तन Q1Q है, ये है ना। ये देखो, ये परिवर्तन ज्यादा है। तो ये क्या हुआ, हमारा फार्मूला क्या है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यही है। या मांग में परिवर्तन क्या है, ज्यादा, कीमत में है क्या है, कम। तो ये क्या हो गया, इकाई से अधिक लोचदार। ये इकाई से अधिक लोचदार मांग वक्र है। फिर आता है हमारा इकाई से कम लोचदार मांग वक्र। इसमें क्या देखो, कीमत में परिवर्तन ज्यादा हुआ है और मांग में परिवर्तन क्या है, कम हुआ। ये देखो, कीमत में परिवर्तन ज्यादा और मांग में परिवर्तन कम। कीमत PP1 बढ़ी है लेकिन मांग कितनी है, QQ1 घटी है। मांग के घटने की दर कम है और कीमत के बढ़ने की दर ज्यादा है। तो ये क्या हो गया हमारा, इकाई से कम लोचदार मांग वक्र। इसे हम इससे भी दिखा सकते हैं। ये देखो, ये क्या है, इकाई लोचदार मांग वक्र। ये क्या है, इकाई से अधिक लोचदार मांग वक्र। ये इकाई से कम लोचदार मांग वक्र। ये पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। ये क्या है, पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र। अब आती है मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम कीमत लोच का माप कर सकते हैं। पहली विधि है अनुपातिक विधि, जिसे प्रतिशत विधि भी कहते हैं। दूसरी है बिंदु विधि। तीसरी है कुलव्यय विधि। जो ये अनुपातिक और प्रतिशत विधि है, ये क्या कहती है, यहीं ऊपर आ जाओ वापस देखो। इसको मापने का क्या तरीका है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये क्या है, तुम्हारी मांग की लोच को मापने की विधि। ये मैंने पहले भी बताया था। ये देखो, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या किया था हमने, दोबारा सुन लो, डेल्टा Q/Q इंटू 100। और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा P/P इंटू 100, ठीक है। माइनस का साइन लगेगा क्योंकि मांग और कीमत में उल्टा रिलेशन है। अब ये देखो, 100 से 100 कट गया, डेल्टा Q/Q अपॉन डेल्टा P/P। माइनस का साइन है, माइनस डेल्टा Q/Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P/P। ये किसके बराबर आ गया, देखो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P/Q आ गया। इसे हमने एक एग्जाम्पल द्वारा भी दिखाया था कि कीमत जब 10 रुपए है तो मांग 5 इकाई है, कीमत 5 रुपए है तो मांग 10 इकाई है। और हमने डेल्टा Q निकाला जो 5 था, Q हमारा 5 है, डेल्टा P हमारा -5 है, P 10 है, तो ये हमारी कितनी आई, 2। तो प्रतिशत विधि से मांग की लोच हमारी कितनी आई, 2, यानी इकाई से अधिक। इकाई से अधिक का फार्मूला मैंने तुम्हें यहाँ भी समझाया था मांग की लोच की श्रेणियों में। तो ये वाली कंडीशन आई है इकाई से अधिक, जो क्या बताती है कि कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन करोगे मांग में उससे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब ये देखो, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने की दूसरी विधि है बिंदु लोच विधि। दूसरी विधि कौन सी है, बिंदु लोच विधि। ये विधि क्या कहती है कि मांग वक्र का बिंदु से निचला भाग
बटा में मांग वक्र का बिंदु से ऊपरी भाग, ये होगा। तो मांग वक्र का बिंदु से निचला भाग क्या होगा, ये देखो, ये हमारा मांग वक्र है डी डी, ठीक है। अब इसमें हमने ए बी सी डी ई 5 भाग दिए हैं, इसमें हमने 5 भाग दिए हैं। अब क्या है, अगर हम ए वक्र पर देखेंगे, ए पॉइंट पर देखेंगे, सॉरी, तो ए पॉइंट पर क्या है, हमारा मांग वक्र का निचला भाग क्या है, ए ई, ठीक है। ऊपर का कोई भी नहीं है तो ये आ गया डैश, तो ए पर ए ई अपॉन डैश, मांग की लोच कितनी होगी, अनंत। बी पर देखो निचला भाग है बी ई, ऊपर का है ए बी, ये बी ई अपॉन ए बी क्या हो गया, इकाई से अधिक। नीचे का सी पर देखो सी ई अपॉन ए सी, ये देखो सी ई अपॉन ए सी दोनों बराबर है तो क्या हो गया, इकाई के बराबर। डी पर देखो डी ई छोटा है ये अपॉन ए डी, निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग, ठीक है। तो निचला भाग छोटा, ऊपरी भाग अधिक, छोटे को बड़े से भाग दिया तो क्या आ गया, इकाई से कम। अब ई पर देखो नीचे का कुछ नहीं है, 0, ऊपर ए ई, तो ये क्या आ गया, 0, यानी क्या हो गया, बेलोचदार, ये है। पर अगर बिंदु विधि से, ये तो तब था जब तुम्हें मांग वक्र सीधी दी गई है, अगर मांग वक्र आर्क में दी गई है डी डी, तो तुम मांग की लोच कैसे निकालोगे, तुम एक रेखा खींचोगे जो इसे स्पर्श करेगी, और वो रेखा जहां इस वक्र को, मांग वक्र को स्पर्श करेगी, वो पॉइंट नोट कर लेंगे। अब उस पॉइंट के नीचे का भाग बटा ऊपरी भाग, तो यहाँ क्या हो गया, सी ई बटा ए सी, तो क्या होगी, मांग की लोच, दोनों भाग बराबर है तो 1, ठीक है। अब आगे आता है तुम्हारा मांग की लोच को मापने की विधि में तीसरी विधि, कुल व्यय विधि। अब देखो हम करेंगे मांग की लोच की कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि जो है ये डॉक्टर मार्शल ने दी थी, किसने, डॉक्टर मार्शल ने, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टीई से हम इसे दिखाते हैं। ये क्या कहता है, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, यहाँ प्रतिशत वर्ड नहीं लिखना, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय यानी खर्च में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। यानी कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कितना परिवर्तन होगा, इसका माप हम किससे करेंगे, कुल व्यय विधि से करेंगे। इसे हमने 3 श्रेणियों में दिखाया है। पहली है इकाई लोचदार मांग, दूसरी इकाई से अधिक लोचदार मांग, तीसरी इकाई से कम लोचदार मांग। जो इकाई लोचदार मांग है वो क्या कहती है, देखो, वस्तु की कीमत के घटने या बढ़ने पर कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखो, कीमत 4 है तो मांग 2 है, कुल व्यय कितना हो गया, 8। कुल व्यय को कैसे निकालते हैं, कीमत गुणा में मांग यानी मात्रा, कितना हो गया, 8। कीमत गुणा में मात्रा, ये तुम्हारा क्या निकल गया, कुल व्यय। तो कीमत 4 है, मात्रा 2 है, तो कुल व्यय कितना हो गया, 8। कीमत 2 है, मात्रा 4 है, तो कुल व्यय कितना हो गया, 8। यानी कीमत अगर 4 से 2 हो तो भी कुल व्यय 8 रहेगा, और कीमत 2 से 4 हो तो भी कुल व्यय कितना रहेगा, 8। कीमत के घटने या बढ़ने का कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर। अब दूसरा आता है इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसमें क्या है, कीमत के घटने से कुल व्यय बढ़ जाएगा। कीमत 4 से 2 हुई तो कुल व्यय 8 से 10 हो जाएगा, और कीमत 2 से 4 होगी तो कुल व्यय 10 से 8 हो जाएगा। यानी कीमत के घटने से कुल व्यय बढ़ेगा और कीमत के बढ़ने से कुल व्यय घटेगा। कीमत की विपरीत चल रहा है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई से अधिक लोचदार। इसमें कुल व्यय कीमत के विपरीत चल रहा है, घटने से बढ़ रहा है और बढ़ने से घट रहा है। अब देखो तीसरा, इकाई से कम लोचदार। ये क्या कहता है कि वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय घट जाएगा, ठीक है, 8 से 6 हो गया। और कीमत अगर 2 से 4 होती है, बढ़ जाती है, तो कुल व्यय बढ़ जाता है। यानी ये कीमत की डायरेक्शन में चलता है। क्या कहता है ये कि वस्तु की कीमत घटने पर कुल व्यय घट जाएगा और बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाएगा। देखो 4 से 2 हुआ तो 8 से 6 हो गया, और 2 से 4 होता है तो ये 6 से 8 हो जाता है। ये तुम्हारी क्या है, कुल व्यय विधि, जिसे हमने यहाँ से भी दिखाया। नीचे कुल व्यय लिया है, यहाँ कीमत ली है, पी यानी कीमत, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। अब देखो ये कीमत ओ से बढ़कर ओ पी होती, कीमत बढ़ रही है तो हमारा कुल व्यय भी क्या है, ये बढ़ रहा है।
कीमत के बढ़ने से कुल व्यय बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इकाई से कम लोचदार। यहाँ देखो कीमत बढ़ रही है इतनी, ठीक है, यहाँ इतनी कीमत बढ़ गई ओपी से आगे तक, लेकिन कुल व्यय क्या है हमारा ए बी स्थिर है। तो कीमत के बढ़ने से कुल व्यय क्या है, स्थिर है, तो इकाई के बराबर। ये देखो अब हमारी कीमत फिर बढ़ रही है यहाँ से आगे, लेकिन कुल व्यय क्या है हमारा, घट रहा है। ठीक है, पहले कुल व्यय इतना था, अब कुल व्यय क्या है हमारा, घट रहा है। तो ये क्या हो गया, इकाई से अधिक। ये क्लियर हो गया। ये क्या है, कीमत के बढ़ने से अगर कुल व्यय बढ़ जाए तो इकाई से कम लोचदार, कीमत के बढ़ने या घटने से कुल व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े, इकाई के बराबर। कीमत के बढ़ने से क्या होगा, अगर कुल व्यय घट जाए तो इकाई से कम लोचदार। ठीक है, ये हो गया तुम्हारी कुल व्यय विधि। इसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन है इस लेसन का, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। कौन कौन से तत्व है जो मांग की लोच को प्रभावित करेंगे। सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटीज, यानी वस्तु किस प्रकार की है। नेसेसरीज है यानी आवश्यकता की वस्तु है, या आरामदायक वस्तु है, कंफर्ट की वस्तु है, या विलासिता की वस्तु है यानी लग्जरीज है। जो आवश्यकता की वस्तु है नमक और चीनी, तो तुमने देखा होगा कि अगर कीमत बढ़ जाएगी तो क्या नमक कम खाना शुरू कर देंगे, चीनी कम खाना शुरू कर देंगे, या कीमत कम होगी तो क्या हम अपनी सब्जी में नमक की मात्रा बढ़ा देंगे, नहीं होता ना। तो ये आवश्यकता की वस्तु में क्या होगा, कीमत के घटने या बढ़ने का कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इनका क्या होगा, मांग की लोच 0 के बराबर। ठीक है, यानी बेलोचदार। आरामदायक वस्तु होती है, पंखा है, कूलर है, ये क्या है, कीमत बढ़ने से क्या होगा, इनकी मांग कम हो जाएगी, और कीमत बढ़ने से इनका कुल व्यय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कीमत के घटने से इनका कुल व्यय बढ़ जाएगा, तो ये इकाई के बराबर। विलासिता की वस्तु है, एसी है, महंगी कारें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें विलासिता की वस्तु में, सॉरी, ये आरामदायक वस्तु पंखा कूलर में क्या होगा, कीमत के बढ़ने या घटने का कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ कीमत के बढ़ने घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये क्या होगा, इकाई के बराबर। लेकिन जो विलासिता की वस्तु है, जैसे एसी है, महंगी कारें हैं, इनमें क्या होगा, कीमत के बढ़ने से कुल व्यय घट जाएगा और कीमत के घटने से कुल व्यय बढ़ जाएगा, तो यहाँ मांग की लोच क्या हो जाएगी, इकाई से अधिक। दूसरा हमारा आता है कौन से तत्व प्रभावित करेगा, दूसरा प्रतिस्थानापन, यानी प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धि। प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी है, जैसे हमने पहले पढ़ा था चाय, कॉफी, जिन्हें हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं। चाय की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, चाय का खर्चा कम हो जाएगा, कॉफी का खर्चा बढ़ेगा, तो ये क्या होगी, इकाई से अधिक लोचदार। अब तीसरा आता है विभिन्न प्रयोग। विभिन्न प्रयोग यानी वस्तु के बहुत सारे प्रयोग हैं। हमने पीछे भी एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में कि क्या था, दूध, जैसे दूध से दही भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, घी भी, आइसक्रीम भी। अगर दूध की कीमत बढ़ेगी तो इन पर खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दूध की कीमत कम होगी तो इन पर खर्चा बढ़ जाएगा, यानी इकाई से अधिक लोचदार। फिर है क्रेता की आय का स्तर, यानी क्रेता के पास, कस्टमर के पास कितनी आय है, कितनी इनकम है, इसके आधार पर हम करते हैं मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है या उच्च वर्ग है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं मिडिल क्लास के, तो ये क्या होगा, हमारा जो है मांग की लोच ज़्यादा लोचदार होगी, और जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है इनकी मांग की लोच क्या होती है, कम लोचदार होती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब कीमत कम होती है तो उसकी ज़्यादा मांग करते हैं, और कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग हम लोग कम करते हैं। ठीक है, और जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के पास तो पहले से ही चीज़ें हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीमत बढ़े या घटे वो तो अपनी आवश्यकता की चीज़ खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और निम्न वर्ग के पास इतनी आय नहीं है, इसलिए क्या होगा, इनकी आय का, इनकी मांग, जो मांग की लोच का स्तर है वो क्या होगा, कम लोचदार होगा। उसके बाद है उपभोक्ता की आदत। अगर उपभोक्ता को किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो उसकी मांग क्या होगी, कम लोचदार होगी। और जैसे कईयों को सिगरेट की, शराब की आदत बढ़ जाती है, तो कितनी कीमत बढ़े, कितनी घटे, तो क्या होगी, उनकी मांग की लोच, वो क्या होंगे, उस वस्तु को खरीदेंगे और उनकी मांग की लोच कम लोचदार होगी। कईयों को कॉफ़ी की आदत पड़ जाती है चाय की बजाय, तो क्या होगा, चाहे चाय की कीमत कितनी कम हो जाए वो तो कॉफ़ी ही पिएंगे, तो क्या होगी, उनकी मांग की लोच कम लोचदार।
फिर आता है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर हम आय का ज्यादा भाग खर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार। और अगर हम थोड़ा सा भाग खर्च कर रहे हैं, नमक है, न्यूज़पेपर है, इन पे, तो क्या होगा, हमारी मांग की लोच कम लोचदार। फिर आता है कीमत स्तर। कीमत स्तर का मतलब क्या है कि कीमत या तो बहुत ज्यादा है जैसे हीरे जवाहरात की है, या कीमत बहुत कम है जैसे नमक की है। तो इनमें क्या होगा, कीमत स्तर बहुत ज्यादा है तो मांग की लोच क्या होगी, इसमें इकाई से कम लोचदार। और अगर कीमत स्तर मध्यम है तो मांग की लोच क्या होगी, इसमें इकाई से अधिक। अब आती है समय अवधि। समय अवधि यानी कितना समय काल है। अल्पकाल का समय है, अगर मांग है तो हम मांग के अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ा सकते तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार। दीर्घकाल के समय में मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक लोचदार। तो ये था आपका मांग की लोच का लेसन, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसमें कुल व्यय विधि को, मांग की लोच को मापने की कुल व्यय विधि का वर्णन करो, या मांग की लोच को मापने की प्रतिशत विधि का वर्णन करो। कई बार 2 नंबर का आता है इसमें बिंदु विधि का फार्मूला बताओ। कई बार इसमें 4 नंबर का आता है मांग की लोच की श्रेणियां बताओ। कई बार ये 4 नंबर का ये भी आ जाता है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व बताओ। तो ये अपने आप में लेसन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेसन में से तकरीबन 10 नंबर का हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर को मिलाकर 10 से 12 नंबर का पोर्शन आता है। तो इसे कवर करना जो है बहुत जरूरी है। ओके।